Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So we are here to solve the physics chapter number 2 पेपर। बहुत स्टैंडर्ड पेपर यहाँ पर आइए हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ओके बच्चों, तो आइए सबसे पहला हमारे सामने सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हम करने जा रहे हैं। सेक्शन ए है कंटेनिंग 1 मार्क ईच। देखिए फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइन। क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि जो आपके सामने लाइन है ये इक्विपोटेंशियल है, मतलब इनमें पोटेंशियल सेम है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेस, अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में ए से लेके बी पे मूव किया गया है। आपको बताना है कि बताइए क्या होगा आपके पास में इसमें वर्क डन। आई थिंक्स हाँ, इसमें भी वर्क डन बोला, इसमें भी वर्क डन बोला, इसमें वर्क डन, इसमें वर्क डन, मतलब चारों में वर्क डन बताना है। एक में कह रहा ग्रेटेस्ट है, एक में कह रहा लीस्ट है, एक में कह रहा है तीनों में सेम है, और एक में कह रहा है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू इंटू डेल्टा वी। सो क्यू तो चार्ज अपने पास सेम ही होगा। अब इसको यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं तो डेल्टा वी कितना, देखो यहाँ पे 20 पे है और 20 पे 40 पे आ गया, मतलब डेल्टा वी कितना हो जाएगा बेटा 20 वोल्ट का। क्लियर की नॉट क्लियर, है ना। तो यदि मैं इसको यहां से यहां लेकर के गया तो 20 वोल्ट का आएगा। इधर पे देखो बेटा, ये जो है पहला वाला 10 पे है क्योंकि यहाँ पे 10 दिया था, तो फर्स्ट वाला 10 पे है, ये 20 पे है, ये 30 पे है, और फिर से ये किस पे है, डेफिनेटली ये 40 पे। तो अगेन बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो ये 20 पे है, ये 30 पे है, ये 40 पे है, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब एवरी टाइम पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर होगा सी, मतलब कि वर्क डन कंडीशन जो है हर सिचुएशन में बेटा यहाँ पर अपने को आपको सेम मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द कैपेसिटर्स द कैपेसिटर्स ऑफ 4 फैरेड, 6 फैरेड, 12 फैरेड आर कनेक्टेड इन फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन टू केसेस। तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। ये बेटा किस में होती है, सीरीज में। किस में होती है, सीरीज में। और सी पैरेलल आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या आया है, 1:11। बच्चों ने बताया बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 1:11। एक बार देखिए आंसर को मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही आया 1:11। तो आपको सी सीरीज और सी पैरेलल, इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगा लीजिए। ये देखिए सी सीरीज आपके पास में आएगा 2 फेरेड आ रहा है, और सी पैरेलल तो सीधे सीधे ऐड कर दो, है ना। तो 4 6 10 और 12 22 हो गया। कितना हो गया, 22। तो सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो आ जाएगा 1:11। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हाँ, a parallel plate capacitor with air as a medium between two plates at capacitance 10 माइक्रोफेरेड। मतलब कि एक जो कैपेसिटर है वो जो है अगर उसके बीच में एयर है बेटा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 माइक्रोफेरेड, मतलब ओरिजिनली ये 10 माइक्रोफेरेड का है। क्लियर। एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ एंड फिल विद द मीडिया हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इनके बीच में एरिया है इसको आधा किया गया, और यहाँ तक बेटा K1 भर दिया जाता है, और यहाँ तक क्या भर दिया जाता है, K2। तो बताइए नेट कैपेसिटी कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों कैपेसिटर, क्योंकि एरिया आपने तोड़ा है, क्या तोड़ा है, एरिया, तो दोनों एक पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको फील हो रहा है। जैसे ये K1 वाला है और ये क्या इसका वाला है, K2 वाला है, और दोनों पैरेलल में फाइनली जुड़े हुए हैं। K1 और K2 के जो अपने पास में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर हैं, और वो किस में, दोनों सीरीज में, सॉरी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों का कनेक्शन कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आपको अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यदि पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, सॉरी कैपेसिटी निकालेंगे, तो C इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज एरिया है और डिस्टेंस तो दोनों के बीच का सेम ही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो C1 इज इक्वल्स टू K1, इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो C1 इज इक्वल्स टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में कितना 2D। यदि C2 की बात करूं तो C2 इज इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई कितना बेटा 2D। क्लियर की नॉट क्लियर। तो ये हमारे दो कैपेसिटी यहाँ पे हमारे पास में आ चुकी हैं। ओके, अब इन दोनों कैपेसिटी का हमको टोटल करना है पैरेलल फॉर्म में। तो आइए पैरेलल फॉर्म में यदि मैं इसको टोटल करता हूं तो आप जानते हैं कि सी पैरेलल इज इक्वल्स टू होता है C1 प्लस C2। तो ये देखा जाए तो ये हो जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, यहाँ पे क्या है, कॉमन है ना। और यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस
K2। तो यदि और इसको सिंपल करूं मैं तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ओके, एंड क्या K1 प्लस K2 बाई 2 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इस क्वेश्चन में जो बोला था कि कैपेसिटी है, ओरिजिनली जो कैपेसिटी इन लोगों ने दी थी वो 10 दी थी। कितनी दी थी? 10। तो यहाँ पे इसकी जगह तो अपन 10 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। 10 माइक्रोफेरेड है ना, इसको माइक्रोफेरेड कर लो। K1 और K2 जो आपने यहाँ पे रखा 2 और 4, तो 2 प्लस 4 और बटे कितना 2, तो 10 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 2। तो बेटा ये 3 बार कट गया, तो 10 3 जा 30 माइक्रोफेरेड। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका क्या? 30 माइक्रोफेरेड। सो लेट अस सी आंसर में है क्या अपने पास में? 30 का ऑप्शन है क्या? है बिल्कुल। और करेक्ट आंसर सी हो गया, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर अपने पास में सी हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। A point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole at its axis। बताइए कि पोटेंशियल पॉइंट P के किसके प्रोपोर्शनल होगा। आपको बताया था मैंने कल, पॉइंट P यहाँ से मिडिल से अगर किसी डिस्टेंस x पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो V इज इक्वल्स टू K इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फिलहाल डिस्टेंस x है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए। क्लियर? क्योंकि जो v की वैल्यू होती है v इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसका बिल्कुल सही अपना आंसर आंसर ए ही आ रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर। चलिए भाई साहब बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यू रोट है। The work done in moving the test charge Q naught from a point A to B opposite end of diameter। देखिए बेटा, जितनी दूरी इसकी इस पे है, जितनी दूरी इसकी इस पे है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल V होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? V होगा। क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। क्लियर? जिसको मैं लिखता हूँ के क्यू बाई आर। के क्यू बाई, तो आर दोनों का सेम है। और वर्क डन क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का चार्ज, तो चार्ज तो क्यू है, मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा इसका? जीरो आएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईच ऑफ द ग्राफ, आपके सामने ग्राफ दिए गए, बिलो रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब एक एक्सेस पर v है और डिस्टेंस एंड पोटेंशियल विद द डिस्टेंस इन द रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज, मतलब यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, उसके अबाउट डिस्टेंस जो दी गई है वो r दी गई है ना। सोर्स चार्ज है, दैट इज आइदर अ पॉइंट चार्ज और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिलेवेंट वी आर मतलब वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू आर एंड वर्सेस आर मतलब डिस्टेंस ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटेड स्फीयर। बच्चों ध्यान दो, यहां पर आपको चार्ज कंडक्टर नहीं बोला गया है। अगर चार्ज कंडक्टर बोला गया होता बेटा तब का सीन अलग होता। तब V वर्सेस R की स्थिति कुछ ऐसी होती कि यहां से पोटेंशियल कांस्टेंट रहता सरफेस तक, फिर इसके बाद जो है पैराबोलिकली गिर जाता। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बट बेटा अब यहाँ पर जो चार्ज है ना वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाई? बिकॉज ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज एन इंसुलेटेड स्फीयर। कैसा स्फीयर है बेटा? इंसुलेटेड स्फीयर। और इंसुलेटेड स्फीयर में जो आपका फॉर्मूला लगता है चार्ज इसका पोटेंशियल का, वो क्या होता है? देखो जरा, हम आएंगे यहाँ पे। ओके यस, तो ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है। अगर रेडियस r इज स्मॉलर देन r है तो इंसुलेटेड स्फीयर में जो फॉर्मूला बनता बेटा वो ये बनता, v इनसाइड r इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2r क्यूब। आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, 3r² माइनस आर स्क्वायर। मतलब क्या दिख रहा? वेरिएबल यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर। क्या वेरिएबल? स्मॉल आर स्क्वायर। देन इसके बाद सरफेस पे ये हो जाता है, और फिर उसके बाद तो यही रूल लगेगा के क्यू बाई आर। समझ गया ना? सरफेस पर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल टू 3 k⁴ याद रखना ये कब लगता है बेटा? ये इंसुलेटेड स्फीयर के लिए। किसके लिए? इंसुलेटेड स्फीयर के लिए। तो ग्राफ इसको बनाया गया बेटा तो इस तरीके से देखो, पहले पैराबोलिक आएगा। क्या आएगा? पैराबोलिक। फिर इसके आउटसाइड के बाद में यहाँ पे पैराबोलिक मतलब कि डिके होगा इन द टर्म ऑफ आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ है। मतलब डिके होगा मतलब कमी आएगी। क्या आएगी? कमी। फिर ये कमी थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्चुअली ये ग्राफ हमारे पास में बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 3 k⁴ 3 k⁴ तो याद रखिए कब रखिएगा? इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए। किसके लिए? इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए। ठीक है ना?
तो हो गया, यही हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा। यदि इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ए है। क्या है बेटा, ये ए है। बट यदि यही क्वेश्चन जो है हमसे एक कंडक्टिंग स्फेयर के लिए होता तो आंसर हमारा क्या होता, बी होता। क्या होता, बी। तो ये कंडक्टिंग स्फेयर के लिए या कंडक्टिंग शेल के लिए है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट क्यू चार्ज सर्टेन चार्ज इज कैरिड आउट फ्रॉम ए बी सी डी ई, तो वर्क डन। भाई साहब ये ओ सेंटर पे है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो तुम कितना भी घूम जाओ, पूरी धरती लेके घूम जाओगे, कोई वर्क डन नहीं होगा। आंसर क्या होगा, जीरो, इज ऑल जीरो। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी, है ना। तो करेक्ट आंसर सी, द पोटेंशियल इज वर्क डन इज जीरो अलोंग ऑल द पाथ। चाहे ए बी लाओ, ए सी लाओ, ए डी लाओ, ए ई लाओ। क्लियर। मतलब कहीं भी आप इसको ए से लेकर के किसी भी पॉइंट पे ले जाएंगे, वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जितना ए पर है पोटेंशियल उतना ही बी पर है। क्लियर। चलिए अब आते हैं भाई साहब एसर्शन रीजन पे, है ना। एसर्शन रीजन पे कह रहा है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड द क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप बात करोगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है ई डॉट डीएल, और अगर आपका क्लोज लूप हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी बिल्कुल सही है एकदम, कि ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो एसर्शन हमारा सही है, और इसके बिहाफ में ये रीजन दे रहा है। क्या दे रहा है, रीजन। समझ में आया। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनमें किया गया वर्क डन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। तो भैया यहाँ पे डीएल इनिशियल और फाइनल को सिग्निफाई करेगा, और उसकी डीएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा डीएक्स की वैल्यू जीरो हो जाती थी, वैसे यहाँ पे डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि जहां से चले हो वहीं पर आ जाओगे, तो डीएल कितना हो जाएगा, जीरो। तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। कैसे, क्योंकि क्यों होगा ए, बिकॉज बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब ये इसको करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर a parallel plate capacitor connected across a battery, a dielectric slab or dielectric constant K is introduced between the parallel plate, the energy stored become 1 upon K times। मतलब इनका कहना है कि भाई साहब पहले जो एनर्जी थी और जो बाद में एनर्जी है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, तो जो नई वाली एनर्जी है यू फाइनल, वो हो जाएगी हाफ टाइम ऑफ यू इनिशियल, सॉरी 1/k टाइम्स ऑफ यू इनिशियल। और दूसरा कह रहा है एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा कह रहा है कि एनर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। चलिए सीन बनाते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो बेटा हमारे पास क्या है, हमें कह रहा है कि भाई साहब आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10वां है भाई साहब, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा इसकी कैपेसिटी हम लोग जानते हैं, सॉरी कैपेसिटी नहीं, एनर्जी से मतलब है। तो एनर्जी यू इज इक्वल्स टू होती है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए यदि आपके पास u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर है, पहला केस है, इसको नंबर 1 दे दो, इसे आप u1 ले लो, ठीक है। अब सेकंड केस में आओ, आपने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक। तो u2 इज इक्वल्स टू 1/2, सी का हो जाएगा सी डैश और v का हो जाएगा v डैश का स्क्वायर। तो u2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। अब आपको पता है कि जो c होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, याद आया। और अगर आप यहाँ पे k भर देते हो तो बेटा ये हो जाता है c इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब ये k टाइम्स हो जाता है, मतलब ओरिजिनल कैपेसिटी जो थी वो kc हो जाएगी। क्या हो जाएगी, kc, क्योंकि पुरानी वाली c थी, तो अब हो जाएगी नई वाली कितनी, kc। और v का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि जो v है ना, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई के। क्या हो जाएगा, v बाई के हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास में यहाँ पे हम्म अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपने यहाँ पे बैटरी लगाई है कि नहीं लगाई है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो V डैश इक्वल टू V बाई के। पोटेंशियल में कमी कब आती है बेटा, जब आप बैटरी यहाँ पे हटा देते, ओके। तो पोटेंशियल कम हो जाता बैटरी हटाने के बाद। बट क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बैटरी हटाई गई है। मतलब यदि मान लो 12 वोल्ट लगा हुआ है, तो हम चाहे कितना का भी इसमें अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दो, बैटरी तो अपना 12 ही फीड करेगी उसके ऊपर। मतलब यहाँ पर V डैश इक्वल टू V बाई के नहीं होगा इस केस में।
यहाँ पे वी डैश इक्वल्स टू वी ही रहेगा। क्या रहेगा? वी ही रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक भरने पर अगर आप बैटरी आपकी लगी हुई है तो एनर्जी कितनी हो जाएगा? वी का स्क्वायर ही रहेगा। तो यू इज इक्वल्स टू के टाइम्स इंटू 1/2 सी वी स्क्वायर लिखा जा सकता है अपने इसे। और ये बन जाएगा यू डैश या यू फाइनल, यू टू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ यू वन। मतलब एनर्जी क्या हो चुकी है? जस्ट के टाइम्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा? जस्ट के टाइम्स। ठीक है ना? तो एनर्जी अब के टाइम्स हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा आंसर। हाँ, कहना है इसमें कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक 1/k टाइम्स, तो भाई साहब ये तो फॉल्स हो ही गया पहली चीज। एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है, ये भी फॉल्स है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि एनर्जी जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। क्लियर? क्या एनर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? नहीं, दोनों फॉल्स है यहाँ पे। तो असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। क्लियर? चलिए देखते हैं गूगल में क्या आंसर दे रहा है इसमें। हाँ, यस, सर्जन एंड रीजन आर बोथ आर कंप्लीटली फॉल्स, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही फॉल्स होंगे। और देखिए इसी तरीके से एनर्जी इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर, ओके, एंड फाइनल बेटा रखने के बाद के सी नॉट एंड के हाफ सी नॉट स्क्वायर, मतलब के टाइम्स हो गई है। मतलब एनर्जी जो है वो आपकी के टाइम्स हो जाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एसर्शन भी फॉल्स हो गया और रीजन भी फॉल्स हो गया। क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पर आप बैटरी हटा देते हैं तो की सीन अलग हो जाएगी। उस समय पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। यू डैश बाई के, वी बाई के हो जाएगा, वी बाई के। तो उस समय एनर्जी की आपकी वैल्यू थोड़ी सी अलग आएगी। चलिए देख लेते हैं करके साथ में ही। अगर आप बैटरी हटा देंगे तो क्या हाल होगा? जैसे शुरुआत में तो आपके पास में एनर्जी वही हाफ सी वी स्क्वायर थी जब तक बैटरी कनेक्टेड थी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपने डाइलेक्ट्रिक भर करके बैटरी हटा दी है। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से 1/2 एनर्जी, तो इस कैपेसिटी कितनी हो गई? के टाइम्स। कितनी हो गई? के टाइम्स। बट वी जो होगा वो हो जाएगा वी बाई के का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 1/2 ये हो जाएगा के सी इंटू वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के से एक के से एक के कैंसिल, तो डेट इज इक्वल्स टू 1/2 के सी वी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? या इसे कह सकते हो 1/k और हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी यू। मतलब 1/k टाइम्स हो गई अगर आपका कनेक्शन हट चुका है। तो कनेक्शन हट चुका है, बट यदि कनेक्शन नहीं हटा हुआ है तो आपकी जो एनर्जी होगी यू डैश इक्वल्स टू के टाइम्स होगी। क्लियर हुआ बच्चों? यस, डन। चलिए भाई साहब, तो ये हमारे सवाल तो होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चढ़ेंगे। चलो भाई साहब, अगला सवाल क्या है? ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ आई इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को आई क्यों ले लियो भाई साहब? है ना, वेरिएशन ऑफ आई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, फर्स्ट है ये, आई नहीं है बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्स पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस ए एट डिस्टेंस ड्यू आर डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण आपको वेरिएशन बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से घटेगा और पोटेंशियल तेजी से नहीं घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप बहुत तेज होगा और पोटेंशियल का स्लोप क्या होगा? कम होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसका ग्राफ का सोल्यूशन देखते हैं, आइए देखते हैं। यस, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे ई वर्सेस आर, ए भी ले लिया और वी भी ले लिया। इसके बाद में आपको एक ग्राफ बनाना है। तो वैसे हमको वैल्यू वगैरह तो इतनी याद नहीं होती। ए ई ले लीजिए और इसके बाद में बेटा ये वी ले लीजिए। तो ऊपर वाला क्या है बेटा? ई है, और ये वाला क्या है? वी है। ठीक है ना? तो ऐसा ग्राफ बना दीजिए, दोनों को साथ में बनाना है तो ऐसा बना दीजिए, और अलग अलग बनाना है तो भी ठीक है। बट याद रखिएगा ई का स्लोप तेज रहेगा और वी का स्लोप थोड़ा सा स्लो स्लोप सिंपल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये पैराबोला के जैसे गिरेगा और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसे गिरेगा, मतलब थोड़ा स्लो गिरेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया ऐसा देखते ही हमारे मन में लड्डू फूटा, क्यू इक्वल टू सी वी। और यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वो क्यू और वी के बीच में बनाया गया है। ओके, क्यू और वी के बीच में। क्लियर? तो यदि मैं देखूं इस ग्राफ में, ऊपर कौन है बेटा? क्यू है, नीचे कौन है? वी है। तो क्यू को ऊपर लाओ और नीचे वी को लाओ तो बेटा क्या बन जाएगा? सी। और सी कहलाएगा स्लोप। क्या कहलाएगा? स्लोप। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और उसकी वी क्यू अपॉन वी की वैल्यू यानी कैपेसिटी उसकी उतनी ज्यादा। तो कह रहा है कि बताइए, हाँ, कैपेसिटर C1 and C2, the two capacitor have same plate separation, the plate C2 is double than the C1, which of the lines graph correspond to C1 and C2। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बताना है आपको कि C1 और C2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ होगा। देखिए, तो पहले यदि देखा जाए
क्या कह रहा है यहाँ पे कि द कैपेसिटर हैव सेम सेपरेशन, मतलब डी दोनों का सेम है, मगर प्लेट एरिया जो है C2 का डबल है। आप जानते हैं कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अगर आप प्लेट एरिया डबल करोगे तो डी के सेम रहते हुए अगर आप प्लेट एरिया डबल करोगे तो सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? C2 को मिलेगा, C को मिलेगा। अब किसका प्लेट एरिया है ज्यादा बेटा? C2 का कंपेयर टू C1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हो, जो C2 है वो C1 का डबल है। C2 क्या है? C1 का डबल है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द लाइन करस्पॉन्ड टू C1 एंड C2। तो ज्यादा कौन सी वाली है बेटा? ये स्लोप है। तो ये ए का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब पक्का ये क्या होगा? C2 होगा। क्या होगा ये? और बी का स्लोप कम है, बी का स्लोप क्या है? कम है, तो ये क्या होगा? C1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? C2 को, और बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? C1 को। चलिए आंसर देख लेते हैं सिस्टमेटिकली। बिल्कुल सही, C प्रोपोर्शनल टू ए। तो C2 इज इक्वल्स टू हो गया 2 टाइम ऑफ C1। क्लियर है ना? अब C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मतलब क्यू और वी का जो स्लोप होता है यानी क्यू अपॉन वी, वो क्या देता है आपको? C देता है। मतलब इसका ढाल, मतलब इसका ढाल यानी क्यू अपॉन वी जो होता है वो क्या देगा आपको? कैपेसिटी देगा, है ना? तो अब देखिए कह रहा कैपेसिटी, अब साफ बात है कि भाई C2 ज्यादा है, तो पक्का ऊपर वाले का ढाल ज्यादा है, तो ये C2 होना चाहिए, इसका कम है तो ये क्या होना चाहिए? C1। तो ए करस्पॉन्ड करेगा C2 को और बी करस्पॉन्ड करेगा C1 को। डन, समझ में आया? चलिए बच्चों जी, अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम। देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके भाई साहब, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, इसको O ले लो। और ये है पॉइंट चार्ज Q, यहाँ पे बैठा हुआ है r/2 डिस्टेंस पर, मतलब इधर की जो रेडियस थी ना, ऐसे इधर की जो रेडियस थी उसके आधे पे बैठा, मतलब यहाँ पे बैठा है, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r, ठीक है। अनदर पॉइंट चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम A टू B। ओके, अब इस चार्ज को भैया A से लेके B में मूव किया गया है। A से लेके B में क्या किया गया है? मूव किया गया है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि बताइए, हाँ ए से बी में, है ना, ए टू बी, वेयर ए एंड बी आर द 2 पॉइंट ऑन द सर्किल डायमेट्रिकली अपोजिट। भैया ए यहाँ पे बैठा हुआ है और बी यहाँ पे बैठा है। अब देखो ये जो चार्ज है इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो जरा इसकी डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक की r/2 और यहाँ तक की और r हो जाएगी क्योंकि रेडियस है। तो r/2 प्लस r यानी कि 3r/2 होगी कि नहीं होगी बताइए? मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 3r/2 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ की इसकी डिस्टेंस हो गई भैया r/2, ये हो गया r/2 और ये हो गया कितना? 3r/2। क्लियर? अब आपको कह रहा है कि ये जो चार्ज है जो यहाँ पे बैठा है ए पे, स्मॉल क्यू, इसको पकड़ करके यहाँ से यहाँ लाया गया है, ठीक है जी। इसको पकड़ करके यहाँ से यहाँ लाया गया है। तो आपको पता हो चाहिए कि वर्क डन जो होता है डेल्टा W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। बताइए होता है कि नहीं होता? और क्यू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा? VA माइनस VB, सॉरी ए से चला है बी पे पहुंच गया ना, है ना? तो क्यू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास में VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक है ना? तो क्यू VB माइनस VA मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्यू VB माइनस VA। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं बच्चों हम लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन होगा, किसको लेकर के आओ? घसीट के स्मॉल क्यू को लेके आए हो, डेल्टा वी पे लेके आए हो। क्लियर? और क्यू फाइनल पॉइंट क्या है बेटा? पोटेंशियल VB, इनिशियल क्या है बेटा? VA। क्लियर? अब यहाँ पे क्यू, ठीक है ना? VB पर पोटेंशियल देखिए, अपने पास में ये चार्ज रखा हुआ था, कहाँ पे रखा था भाई साहब? चार्ज अपना यहाँ पे रखा था, कैपिटल Q रखा था कि नहीं रखा था? ठीक है ना? और हमारे पास ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है हमारे पास में कितना? A। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है KQ/R1, KQ/R, KQ/R, KQ/R। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी? r/2 है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि पॉइंट चार्ज यहाँ डिस्टेंस यही तो लगेगी भाई साहब, यही तो डिस्टेंस लगेगी, और कौन सी लगेगी, है ना? एक ही तो डिस्टेंस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा? K, है ना, चार्ज अपने पास में Q। क्लियर कि नॉट क्लियर? K का मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है? r/2, ठीक है ना? तो ये VB फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ये वाला VA है, तो माइनस K है, Q है, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मैंने बताई 3r/2। कितनी है बेटा? 3r/2। तो देखो ये 2 क्या ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? इसका भी 2 ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? हाँ, तो ये मैंने ले लिया, K कॉमन ले लिया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया मैंने कॉमन। फिर इसके बाद में यहाँ पे कौन आ गया, 2 भी बाहर आ गया, है ना। फिर कैपिटल क्यू भी आ गया, फिर स्मॉल क्यू भी आ गया। भैया अंदर कौन बच गया, अंदर बच गया 1/r, 1/r माइनस 1/3r, 1/3r, सही कर रहा हूँ। तो 1/r माइनस 1/3r, क्लियर। तो ये बन जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एलसीएम कितना आएगा 3r भाई साहब, और ये हो जाएगा 3r माइनस का r, बोले तो 2r, बोले तो कितना 2r, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलो अभी आगे कर देते हैं, 2 कैपिटल के क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पर पे आ गया 2r, है ना। और यहाँ पर पे कौन आ गया भाई साहब 3r, क्लियर है। कुछ गलती तो नहीं हुई है, हाँ गलती हुई है, आर नहीं आना था क्योंकि आर तो एलसीएम में कैंसिल हो जाएगा, कैसे आएगा बोलो, हाँ है ना। तो यहाँ पे 3 माइनस कितना आएगा भाई, 3r में आर दोगे तो 3 आएगा, तो इधर पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 - 1, ठीक है ना। तो आर ना लिखें कृपया, नहीं गलती कहलाएगी ये आर हटा दिया हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो भाई साहब, हमने वैल्यू पुट करनी है अब इसके बाद में। तो 2k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, साथ में 2 अपॉन में कितना बेटा 3r। तो ये 2 और ये 2 2 जा 4, और ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो ये क्या बन गया 1/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों 3, क्योंकि 3 यहाँ आ गया। सो 1/3 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ, और इनटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। तो मेरे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए 1/3 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर बनेगा। आइए इसको वेरीफाई करते हैं एक बार कि हमने सही किया कि गलत किया। चलिए ये देखिए बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना बच्चों। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 14 क्या कह रहा है, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज गिवन टू 3 कैपेसिटर डा 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 कनेक्टेड इन पैरेलल, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच। तो 3 कैपेसिटर भाई साहब पैरेलल में लगे हुए हैं। बढ़िया सवाल, अच्छा इजी सवाल है। तो 3 कैपेसिटर को खुशी खुशी आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, और ये तीसरा, C1 C2 C3, तीनों को आपने क्या कर दिया जी, कनेक्ट कर दिया, कर दिया कनेक्ट। 3 कैपेसिटर है, और यहाँ पर इसके अक्रॉस में एक सोर्स बैटरी जो है आपने लगा देनी है। तो ये इसके अक्रॉस में ये प्लस है, ये माइनस है, और ये सोर्स बैटरी आपने लगा दी। तो बैटरी वी है, क्या है बेटा, ये बैटरी वी है, ओके। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना गया। तो टोटल चार्ज यहाँ से Q जाएगा बेटा, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1, इसके ऊपर कितना होगा Q2, और इसके ऊपर कितना Q3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। तो अब चार्ज कितना होगा, देखो Q1 कितना आएगा बेटा, C1V आएगा, क्या आएगा C1V, क्योंकि पोटेंशियल तो बेटा सबका V हो जाएगा, पैरेलल है। क्लियर कि नॉट क्लियर, मतलब C1 तो हमको पता है, हमको V निकालना है, क्या निकालना है V, ठीक है ना। तो V इससे आएगा, है ना। V कैसे आएगा, V क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू कितना होता है CV, तो V इक्वल टू होता है Q/C, Q/C, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब टोटल चार्ज आपने Q दिया है, और C कितना लगेगा, C1 + C2 + C3, होगा कि नहीं होगा बताइए। ये आ गया V, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। अब आपने निकालना है Q1, क्या निकालना है Q1। तो Q1 का फॉर्मूला होता है C1 इंटू कितना V, तो C1 की जगह C1 और V की जगह Q/C1 + C2 + C3, मतलब इसको लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई C1 डिवाइडेड बाई C1 + C2 + C3। ऐसे ही मैं Q2 को लिख सकता हूँ, अगला आएगा Q मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 + कितना बेटा C3, एंड लास्ट आएगा Q3 इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई C3 डिवाइडेड बाई C1 + C2 + C3। बताइए ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। चलिए आए वेरीफाई करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन सीट है, बिल्कुल सही। पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया अपन ने, फिर इसके बाद Q मल्टीप्लाइड बाई C1 + C2 + C3। बताइए क्लियर। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्या करा गया देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, पहले क्या कह रहा भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर ABC ऑफ रेडियाई स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, a सबसे छोटा, उससे बड़ा, b उससे बड़ा, सबसे c, है ना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई साहब इसके ऊपर प्लस सिग्मा, मतलब होगा कोई चार्ज, है ना। तो एक्चुअली सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A, है ना।
मतलब इनका स्फीयर का एरिया भी अलग अलग है, चार्ज भी हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि ऐसा तो इसने कुछ बोला नहीं है कि सेम चार्ज है ना। तो चार्ज डेफिनेटली अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों के अलग अलग शेप होने के बावजूद अगर तीनों की डेंसिटी सेम है, मतलब चार्ज क्या है, पक्के से अलग अलग है ना। अच्छा एक चीज देख लो बेटा यहाँ पे, कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो ठीक बात है, तो क्यू अपॉन ए यहाँ पे होगा बेटा 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, मतलब इस पे पूरा पूरा प्लस है, इसके ऊपर नेगेटिव है, और इसके ऊपर पॉजिटिव है। अगले वाले में बेटा देखो माइनस सिग्मा अपॉन ए आएगा, उसका भी एरिया जो आएगा 4 पाई बी स्क्वायर, और लास्ट वाले में 4 पाई सी स्क्वायर, है ना। मतलब ये बात कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि एरिया अलग अलग है, तो इनके ऊपर चार्जेस भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। कभी सेम चार्जेस इनके ऊपर हो नहीं सकते हैं, नहीं तो कभी भी इनकी डेंसिटी सेम नहीं आती है ना। हाँ चलिए, तो तीनों के ऊपर बेटा ये सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा चार्ज है, सोन इन फिगर। इफ शेल्स ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल, ओ भाई साहब ट्विस्ट दे दिया बेटा, वी ए इक्वल टू वी सी, मतलब ए का जो पोटेंशियल है वही किसका पोटेंशियल है, सी का है। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, तो कह रहा है कि बताइए रिलेशनशिप ए बी और सी में क्या होगी। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए सबसे पहले यदि मैं आपको इसका पोटेंशियल निकलवाऊं तो क्या होगा ए पॉइंट पर। ठीक है ना। तो मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखता हूँ कि इस चार्ज के कारण v इक्वल्स टू कैपिटल के, है ना, क्यू, क्यू जो चार्ज है, जैसे यहाँ पे q अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, आर सॉरी आर होता है, आर होता है ना, के क्यू बाई आर, होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा बदलो, क्योंकि हमको सिग्मा की एंट्री करानी है, किसकी एंट्री करानी है, सिग्मा की। तो आप जानते हो कि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है सो क्यू अपॉन ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, सिग्मा ए। तो यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा के, यानी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह सिग्मा ए, अपॉन में कितना हो गया बेटा आर। ठीक है ना। अब देखो v इज इक्वल्स टू के, तो ठीक है, सिग्मा भी ठीक है, एरिया जो है बेटा इसका वो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा मैंने आर स्क्वायर क्या बोला, क्योंकि भैया सिग्मा को तो मतलब उसकी रेडियस से, आप किस पॉइंट पर बाहर पोटेंशियल निकाल रहे हो अंदर पोटेंशियल निकाल रहे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, रेडियस से उसकी, है ना। अपॉन में कितना हो गया आर, अपॉन में कितना हो गया आर। क्लियर ना। तो यदि मैं स्मॉल आर की बात करूं यहाँ पे, है ना, चलो अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक ये फॉर्मूला आपके पास में बन गया है, ठीक है ना। और हद से ज्यादा इसको क्या कर सकते हो आप, के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर मतलब जिस डिस्टेंस पर आपको निकालना है वहां तक की डिस्टेंस। क्लियर। तो देखो ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो v इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। समझ गए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। क्या बना फॉर्मूला, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? याद रखिएगा, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो स्मॉल आर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके डन। चलिए यहाँ आने के बाद अब चलते हैं सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, आ गए भाई साहब, ठीक है, अच्छी बात है, ओके, आई एम हैप्पी। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, मैंने बताया आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें एक चीज मैनिपुलेट नहीं कहेंगे, सिंपल सी लॉजिक है, कि अगर आप यदि यहीं पर ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर नहीं ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, सरफेस पर, तो ये बताइए मुझे, क्या मैं इस स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो v इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, एक आर से ये आर क्या हो गया, कैंसिल, मतलब आंसर क्या हो गया बेटा, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना मजे की बात, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इसके ऊपर पोटेंशियल, सरफेस पर पोटेंशियल, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब आइए सवाल पे आते हैं, सवाल पे अब हमारी जरूरत बन चुकी है आने की,
चलिए, हाँ, तो देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों के पोटेंशियल निकालते हैं। सबसे पहले ए का, किसका निकालते हैं बेटा? ए का। तो ए का जैसे रेडियस है अपने पास, अभी मैंने बताया आपको v इक्वल टू सिग्मा, है ना, कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो क्या बेटा, ए की रेडियस ए है, तो क्या ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। अब अब बच्चों देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर बाहर के गोले के अंदर अंदर का एक गोला रखा हो, ये देखो, जैसे ये है, और इसके बाहर ये है, ठीक है बेटा? तो आपको पता होगा इसके लिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना? हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कितना के इक्वल होता है? इसी के इक्वल, सरफेस के इक्वल। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, जो भी चार्ज होगा इसका, व्हाटएवर Q2 मान लो, Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या होगी? बी। क्या होगी? बी। तो मतलब इस पॉइंट पर तीन पोटेंशियल लग रहे हैं, एक खुद का इसका, एक इस वाले का, और एक बाहर इसके तीसरा वाला है। तो भैया इसका डिस्टेंस क्या चलेगा? बी चलेगा, और लास्ट वाले की डिस्टेंस क्या चलेगी? सी चलेगी। मतलब इसका फिर क्या बनेगा फॉर्मूला? वही सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अभी हमने डिराइव किया ना, के सिग्मा बी कुछ यहाँ, हाँ, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसकी रेडियस बी है बेटा, तो क्या मिलेगा इसमें? सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, यहीं पर अपन को बताया गया है कि यहाँ पे देखिए सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट याद रहे नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। क्लियर? लास्ट सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि सब लोग अपनी अपनी पूरी पूरी फुल रेडियस के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल अंदर की ओर इम्पैक्ट लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? अब देखो भाई साहब, ये तो हो गया ए पर पोटेंशियल। अब लगाते हैं बी पर। किस पर लगाएंगे? बी पर, बाहर वाले पर, है ना? अब बी पर और सी पर निकालेंगे, है ना? ए इज द इनर मोस्ट हो गया, अच्छी बात है। where A is the innermost shell and potential of B and C will be added up with that of A। हाँ ठीक है, कि B और C का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, हम B का निकालें कि ना निकालें? क्वेश्चन में हमको बोला गया V इक्वल टू वी सी, मतलब हमको B की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब आइए हम C पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो देखिए C पर कौन इम्पेक्ट करेगा? C पर एक बाहरी डिस्टेंस मान करके C को ये एक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था? सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ऐसे ही था ना बेटा? तो यहां पर यदि मैं बात करूं सी डिस्टेंस पर, तो क्या मिल जाएगा बेटा इसके कारण? सिग्मा सी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। इसकी खुद की रेडियस कितनी है? ए है, नहीं है क्या? मैं किसके लिए बता रहा हूँ? फर्स्ट गोले के लिए बता रहा हूँ। फिर दूसरा गोला जो आएगा बेटा, वो कितना लेकर के आएगा? वो लेकर के आएगा बी डिस्टेंस का, तो वो बनेगा उसका दूसरे वाले का माइनस का सिग्मा बी स्क्वायर। ओके सर, बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी रहता, सॉरी मैं भूल गया था। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट ए, और इसमें क्या आएगा बेटा, क्योंकि ये बी वाला है ना? तो सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि ये सी तक लगा रहा है ना बेटा, या यस कि नो? है ना? तो ये सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। तो चलिए, अब सी पर हम यदि पोटेंशियल देखेंगे, तो सी पर खुद का पोटेंशियल क्या होगा? सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर बात करते हैं किसकी? फिर हम बात करते हैं ए की, है ना? फिर और बी की बात करें, तो ए का क्या बनेगा? सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। बनेगा कि नहीं बनेगा? वही फॉर्मूले से बनेगा जो हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए, है ना? ये वाला फॉर्मूला, यस, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर जो सी पर जो पोटेंशियल निकलेगा, वो एप्सिलॉन नॉट सी बन जाएगा, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। क्लियर? निगेटिव में, वो निगेटिव में इसलिए क्योंकि वो, हाँ, तो माइनस सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, और फिर ए वाले का सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हमारा आ गया वी ए और वी सी। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा बन गया वी ए, और ये हमें क्या बन गया? वी सी। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है? हमें कंडीशन दी गई है वी ए इक्वल टू वी सी, वी इक्वल टू वी सी, और ए बी सी में हमको रिलेशनशिप चाहिए। तो वी ए तो ऊपर वाला है, ये बैठा है, और वी सी हमारा नीचे वाला है, ये बैठा हुआ है। आइए रिलेशनशिप हम निकालने का प्रयास करते हैं, वी ए इक्वल टू वी सी लेकर के। ठीक है बेटा? हाँ, तो वी ए इक्वल टू वी सी। तो सबसे पहले मैं वी ए को लिख लेता हूँ, वी इक्वल टू वी सी करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। मैंने कहा वी ए इक्वल टू वी सी। वी ए कितना भाई साहब? वी ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और वी सी कितना है यहाँ पे? सिग्मा सी
अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी की वजह से, माइनस सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, और प्लस सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। क्लियर? सबसे पहली बात, सिग्मा सी से सिग्मा सी एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, मजा आ गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसके बाद हमको ए बी सी में रिलेशनशिप चाहिए है, तो क्या बच गया यहाँ पे देखिए, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का, पहले में सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, और फिर माइनस का सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी है, दोनों में ये है ना। हाँ, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी और सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ से सबसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैंने ले लिया a माइनस बी। ठीक है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यदि मैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में c। बताइए बनेगा नहीं बनेगा? और ये मैंने इससे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया बेटा? कैंसिल। तो ये बचेगा मेरे पास a माइनस बी, और ये बचेगा मेरे पास a प्लस बी, a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई c। ठीक है ना? तो a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ वन बच गया। तो c बन जाए c इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी का सम जो होगा वो c के इक्वल होगा। इन लोगों ने यही तो पूछा था हमसे, रिलेशनशिप c इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर? चलिए 16 का नंबर ए करते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बेटा, हमारे सिलेबस में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम तो है, बट हमारे सिलेबस में एनर्जी का डेरिवेशन नहीं है, केवल हमको याद करना है ना? आप जानते हैं कि एनर्जी का डेरिवेशन होता है दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो इतना ही काफी है। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि भाई हाफ सी वी स्क्वायर निकाल लिया हमने, और उसके बाद हम आगे बता देंगे। ठीक है ना? तो वी हैव, है ना, वी हैव, कौन सा नंबर, कौन सा यार, आदत खराब हो गई, नंबर नहीं लिखता हूँ, 16 है ना। 16 नंबर, वी हैव यू इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सिस्टमेटिक ही करिए। तो जो सी होता है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, होता है कि नहीं होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और आपको पता है कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है जिसको हम ई बोलते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू होती है वोल्ट पर मीटर यानी वी बाई डी। तो वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी। तो यहाँ पर मैं क्या वी की जगह ई डी का होल स्क्वायर, ई इंटू डी का होल स्क्वायर कर दूं, चलेगा? तो यू इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए डी हो गया, यहाँ पे ई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया। क्लियर? इस डी से एक डी क्या हो गया, कैंसिल। तो u इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ हो गया एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी। अब थोड़ा सा प्लेट के लिहाज से देखिए, ये प्लेट का एरिया है, और अगर इस प्लेट के एरिया को आप अगर डी डिस्टेंस तक सरकाते जाओगे, मूव करते जाओगे, तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम कैप्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब इसके अंदर का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। और वैसे भी छोड़ो, तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ से देखो ये बन गया एरिया, और ये बन गई हाइट, तो प्लेट के बीच की हाइट ही तो डी है। तो एक्चुअली क्या बन गया, ये वॉल्यूम बन गया। क्या बन गया ये बेटा, वॉल्यूम। तो यू इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है ना? अब वॉल्यूम को नीचे ले आओ बेटा, तो u अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये क्या है भाई, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो निकालना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अगले पोजीशन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज क्यू ओवर अ क्लोज लूप। लियो भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो यहाँ से हमने प्लस क्यू चार्ज लिया। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे बेटा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिके होता है। क्लियर? तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ का वर्क डन जो भी आएगा निगेटिव आएगा, आएगा। अच्छा, इसके बीच में यहाँ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई वर्क डन नहीं होगा। और फिर यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल राइज होगा। बोलिए हाँ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। और पोटेंशियल राइज कितना होगा, जितना यहाँ पे बेटा डेल्टा भी निगेटिव जाएगा, इतना यहाँ पे डेल्टा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे नेगेटिव,
यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे फिर से कितना जीरो हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि मैं इसको बनाऊं ऐसा, वर्क डन टोटल डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, पहले लिखता हूँ है ना, डब्ल्यू थ्रू द पाथ ए बी, फिर डब्ल्यू थ्रू द पाथ बी सी, फिर डब्ल्यू थ्रू द पाथ सी डी, एंड फिर डब्ल्यू थ्रू द पाथ ए डी। तो बेटा दो तो वैसे ही जीरो हो गए, बी सी और ए डी। ठीक है ना। आप देखिए चार्ज क्या है भाई साहब, चार्ज क्यू है, क्यू इंटू वी ए बी, वी ए बी। और वी ए बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए, बोलिए हाँ है ना। प्लस सी डी का आ जाओ, सी डी का तो क्यू है ना, क्यू। अब देखिए वी सी, सी से लेके डी जा रहे हो, मतलब वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में ए और डी के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए और डी, वी ए इक्वल टू क्या होगा, वी डी होगा, और वी बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, वी सी होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे क्यू यदि आप कॉमन ले लोगे देखो, तो वी बी माइनस वी ए और प्लस वी डी माइनस वी सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो वी बी और वी डी जब सेम है, सॉरी वी बी और वी सी सेम है, तो वी बी से माइनस का वी सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि वी बी माइनस वी सी जीरो आ जाएगा। और वी ए से वी डी भी क्या हो जाए, कैंसिल। बोलो आंसर कितना आ गया? मतलब यहाँ पर कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए डब्ल्यू ए बी, बी सी, बी सी सी डी, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पे डी ए है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये एक दूसरे के अपोजिट पाथ हैं तो उनके पोटेंशियल भी नेगेटिव होंगे। आंसर कितना हो गया, जीरो। क्लियर? तो बच्चों ये रहा आज हमारा इसके टेस्ट के डिस्कशन का पार्ट नंबर 1। कल हम पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।